जी अनिल जी, पिछले एक वीक से हमारी बैंड बजी हुई है मार्केट की, मतलब हमारी मतलब, और आज आप आए हैं इधर और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी मिला है। तो नाउ द माय क्वेश्चन इज कि इन द शॉर्ट टर्म वेदर देर इज ए लिमिटेड डाउन साइड इन द इंडियन मार्केट, और इस आवर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग फार बेटर देन द वर्ल्ड, और वी कैन फॉल इन पैरेलल विद द ग्लोबल मार्केट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आपको मेरे को सबको पता है जाना तो ऊपर ही है। मैं नहीं जा रहा अभी मेरा बहुत टाइम है बस। मार्केट को ऊपर जाना है। न जा रहा हूँ, न किसी के साथ जा रहा हूँ, न किसी को साथ ले जाने का मूड है। नहीं देखिए, दो चीज़ें, मैं मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी बहुत बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म में भी बहुत बुलिश हूँ। अगर मैं थोड़ा सा कम बुलिश हूँ तो मीडियम टर्म में कम बुलिश हूँ। बुलिश तो वहाँ भी हूँ लेकिन कम। और देखिए, दो तीन चीज़ें हैं ना जो मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट जरूरत से ज़्यादा जितना आप सोचते हैं मैं सोचता हूँ उतनी घटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। पहली चीज़, हमेशा पहले क्या होता था कि इम्बैलेंस था लोकल और ग्लोबल सप्लाई का। एफआईज अगर बेचने आए तो लोकल हमारे पास में इतनी ताकत ही नहीं कि हम संभाल सके। अब पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल की भी ताकत है, लोकल बेच रहे तो एफआईज भी संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना वो पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हो गया। अगर एक ही तरह के इन्वेस्टर्स के पास पैसे होना तो दिक्कत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ग्लोबल और हमारे बीच में एक बैलेंस है। हालत ग्लोबल इकोनॉमीज की खराब हो सकती है, उनकी इन्फ्लेशन, उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पर है, हमारी उतनी बुरी हाल नहीं है, हम कंपैरेटिवली इकोनॉमी के हिसाब से बेहतर है। सो हम वहाँ बैलेंस कर लेते हैं कि उनकी इकोनॉमी खराब भी है तो हम उतने खराब नहीं, हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग आज भी है। सो वहाँ हमारा दूसरा एडवांटेज आता है। तीसरा रहा सवाल मार्केट का, तो पहले और अब में एक बड़ा फर्क आया। आप तो जानते होंगे, इतने सालों से मार्केट देखते हैं। इस समय ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, क्या आपने मार्केट में उतने पैसे लगा रखे हैं जितने आप लगाना चाहते थे? लगभग सारे लोग अंडर इन्वेस्टेड है मार्केट में, सबका एक्सपोजर कम है। इस बार हुआ ये, मार्च के एंड से अप्रैल की शुरुआत से जो एक तरफा तेजी बनी है, इस तेजी में लोगों को कभी भरोसा ही नहीं रहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कभी 6 महीने के लिए भी चल सकते हैं। हमेशा ये होता था कि 12 दिन का कुंभ का मेला लगता है, साल में एक बार मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं, उसमें आपने डुबकी लगा ली, पवित्र हो गए तो ठीक, नहीं तो ये घर जमाई बन के रह जाएंगे। 1.5-2 साल बाद भाव आएंगे, 12,000 की निफ्टी में बोलेंगे कि मेरे मिड कैप के भाव तो 8,000 के हैं। राइट, यही होता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ निफ्टी और सेंसेक्स से स्टॉक मुंह लटका के बैठे और मिड कैप शेयर पार्टी कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, और वो ये कि अब जो पैसा आ रहा है, एक एक्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए जो आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, बाकी इक्विटी मार्केट में डिलीवरी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो पैसा आ रहा है वो जेन्युइन और लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है, न कि लीवरेज पैसा है। लीवरेज, ये पीक मार्जिनिंग सिस्टम सारे हुए हैं, क्लाइंट्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली मार्जिन का सेटलमेंट, ये सारे जो बदलाव हुए ना, इससे ओवर लीवरेजिंग जो सिस्टम में थी वो खत्म हो गई। मार्केट हमेशा बॉटम कब बनाता है? मार्केट का बॉटम तब बनता है जब लीवरेज पोजीशन औने पौने दामों पर आपको छोड़नी पड़े, काटनी पड़े, तब जाके बॉटम बनता है, जो आपने कल देखा। तो अब लीवरेज पोजीशन ही लिमिटेड रह गई है, इसलिए कैपिचुलेशन होता नहीं है, पैनिक होता नहीं है, और इसलिए ये मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से ज़्यादा घटेगा नहीं। लॉन्ग टर्म आपने खुद ही कहा है, ये आप सबको पता है, मुझे समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। मीडियम टर्म में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, और क्यों हूँ वो बता दूँ। उसके दो रीजन हैं, एक ग्लोबल रीजन है, दूसरा लोकल रीजन है। ग्लोबल रीजन ये है कि ये अमेरिका से ना अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इन्होंने सारी दवाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, इंटरेस्ट रेट्स आपके हाई 40 साल के हाईज पे आपने करके रखी हुई है, आपके मतलब हर तरीके से आप लिक्विडिटी सक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उनका नीचे आ नहीं रहा किसी भी लिहाज से। और दूसरा ये कि ग्लोबली रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, चाइना ताइवान, पता नहीं, और अगली बार यू नेवर नो कि कोई नया कांड यूरोप में हो जाए, क्योंकि यूरोप में भी सारे देशों में अभी अंदर अंदर बहुत आग सुलग रही है कि किस देश, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, पता चले वहाँ पे वो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए, यू नेवर नो। सो कहाँ से ग्लोबल रिस्क आएगी मुझे आपको पता नहीं है। सो ग्लोबली एक रिस्क है बाहर की, वो अपनी जगह, थोड़ी इकोनॉमी की और थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन की। लोकल रिस्क मेरी क्या है? लोकल रिस्क इलेक्शन की है। आपके सामने यूनियन इलेक्शन है, कौन जीतेगा क्या जीतेगा वो आप जानिए, ठीक है। उस हिसाब से
थोड़ा सा मार्केट नर्वस रहेगा, चाहे वो असेंबली इलेक्शन अभी आ रहे हैं वो, चाहे यूनियन इलेक्शन के पहले। सो वो आपको एक कॉल लेना है कि इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब से लेके 7-8 महीने का टाइम, जो इलेक्शन खत्म हो तब तक मार्केट थोड़े से मीडियम टर्म में कॉशियस रह सकते हैं। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉशियस होने की बात कर रहा हूँ कि, और दूसरा क्या है, अभी तक जो हमारी आदत कैसी बनी हुई ना, 9:15 बजे आके खरीदो, 3:30 बजे भाव ऊपर मिलेगा, आज खरीदो कल ऊपर मिलेगा, इस हफ्ते खरीदो अगले हफ्ते ऊपर मिलेगा। तो वो आदत अब बदलनी पड़ेगी। अब पैसा जल्दी से, आसानी से हर किसी भाव में एंट्री करने से नहीं बनेगा। प्राइस वाइज करेक्शन हो ना हो, टाइम वाइज करेक्शन होगा, आपको थका देगा, परेशान करेगा, फटीक देगा, ऐसा लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा, चलो अपन वापस प्रैक्टिस ही करते हैं। ये फीलिंग आएगी आपको अगले 6-8-9 महीनों में। बोले कि इससे तो ज़्यादा बढ़िया फोकस में काम पे करूँगा तो बहुत इंक्रीमेंट अच्छा दे देगा, राइट। सो ये जब फीलिंग आएगी ना, ये थोड़ा सा 8-9 महीने का टाइम है जो आपको शांति से निकालना है। बट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्टोरी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। सर आपने ईज ऑफ डूइंग, मतलब आपने जो जितने भी पैरामीटर्स बोले अब उसमें, एंड यू आर सो बुलिश अबाउट द कंट्री, द ग्रोथ, 3 ऐसे इम्पैक्ट जिसमें एक बार मैंने आपको भी सुना, एक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इज़ इट, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, एक पब्लिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, तो आपके पास इनपुट आता होगा। ऑफ कोर्स हम लोग तो जहाँ बैठे हम तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, एक वो। सेकेंड, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा इंसिस्टेंट नोटिस आए हैं, चाहे वो गेमिंग कंपनीज हो, अभी एक बहुत बड़ा बनने वाले थे वो, उससे पहले ही सर आज, और आपने देखा उसका इम्पैक्ट इमीडिएट। फिर तीसरा, दी अनसर्टेनिटी दैट इज़ देयर, चाहे इलेक्शंस बोलो, चाहे यू नो टैक्सेशन रिजीम बोलो, चाहे जैसे भी बोलो। लाइक फॉर एग्जांपल बजट्स आते थे तो एक टेन्योर चलता था कि ये टैक्स चलेगा, ये रिजीम रहेगा। अभी जैसे ही कोई काउंसिल मीटिंग होती है, कुछ नया आ जाता है और फिर वापस से सब काम पे लग जाता है। फिर टाइम है, बहुत MSME, स्टार्टअप, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सब में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पैक्ट दिख नहीं पा रहा है। ये सारी सिचुएशंस के अंदर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत गजब ग्रोथ और बड़ा इंस्टीट्यूशन एक अपने इधर आने का चांसेस है? डोंट यू थिंक, मतलब ये सब फैक्टर्स? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा स्कॉलर है, पढ़ने में होशियार है, ऊपर वाले ने उस पर दिमाग और बुद्धि भेजी है, ये पैदाइशी बुद्धि वाला है, ठीक है ना, उसको अगर ढंग ढंग का एनवायरनमेंट मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा माहौल दे दे, तो वो क्लास टॉप करेगा, स्कूल टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, जो भी करेगा, मतलब और अच्छा कर लेगा। और नहीं मिलेगा तो भी वो अच्छा तो करेगा ही, क्योंकि वो है ही स्कॉलर। ऊपर वाले ने दिमाग भेजा। हमारी हालत अभी इसी वक्त है, हम स्कॉलर तो है और हम अच्छा करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट आपने बोले हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या ये 8% की ग्रोथ 10% हो सकती है? हो सकती है, और उसके लिए काम करने की बहुत, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, बिकॉज मैं खुद आपकी तरह इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, लेकिन पिछले 8-10-12 सालों में हमारी इज्जत बहुत कम हो गई है। ये फैक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हर एक फील्ड में जो बड़ी इज्जत होती थी, हमें बड़े रेस्पेक्ट से माना सुना जाता था, आजकल कोई भी चीज़ हो ना, मतलब वो ब्लेम है ना, सबसे हटकर CA पे आ जाता है। और ये हमने होने दिया है, ये हमने होने दिया है। ये इंट्रोस्पेक्शन है मेरा। अल्टीमेटली जो कोर है, से सपोज कोई प्रमोटर चोर है, तो चोरी प्रमोटर कर रहा है। अगर समझो किसी इस एरिया के पुलिस स्टेशन में किसी ने चेन खींच ली, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ये पुलिस ने थोड़ी किया है, करेक्ट। पुलिस का काम पकड़ने का है, कभी पकड़ पाई पहले, कभी बाद में, तो कभी नहीं भी पकड़ पाती। CA भी वैसे ही है, राइट। अगर किसी ने मन में बना ही लिया कि मैं चोरी चकारी करूंगा, तो CA कब तक और कितना पकड़ लेगा, करेक्ट। किसी सत्य में कोई राजू घुस गया तो कोई CA नहीं निकाल सकता बॉस, करेक्ट। सो लेकिन हमने इंस्टीट्यूट में कंबाइंडली टुगेदर हमने वो इमेज बनने दी कि CA फ्रॉड नहीं रोकते हैं, या CA हैंड्स इन ग्लव है, जो करने दे रहे हैं, या प्रमोटर और कॉर्पोरेट से मिले हुए हैं। वी नीड टू ओवरकम दिस इमेज वेरी सून, वेरी फास्ट। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं, और इसीलिए हम जो आज बोलते हैं ना, उसकी आवाज़ को उस तरीके से सुना नहीं जाता, उस आवाज़ की वो इज्जत और रेस्पेक्ट नहीं रही जो पहले होती थी।
ये फैक्ट है। सो इस बारे में इंस्टीट्यूट को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कई बार इंस्टीट्यूट में जो पहले पास प्रेसिडेंट्स वगैरह रहे, मैंने सजेशन दिए हैं कि किस तरह से आपको इन चीज़ों के लिए आपको कैसे मैनेज करना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर, ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे, जिससे कि आप इंस्टीट्यूट की बातों को और इन चीज़ों को अल्टीमेटली हम सीए लोग क्या हैं, हम यार इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम एक वो सही तस्वीर दिखा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी ग्रोथ 2% बढ़ सकती है, करेक्ट, बिना कुछ किए। तो ये चीज़ें हमारी तरफ से जानी चाहिए और उसको सही तरीके से सुनना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। मैं अगर बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछें, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना मैं तो बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, बढ़िया भाषण दे रहा हूँ, सब काम की बात कर रहा हूँ। ये तो इन पे है ना कि इनको कितने काम की बात मिली, करेक्ट। गवर्नमेंट को लगता है कि वो तो बहुत अच्छा ईज ऑफ डूइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। इधर क्या हो रहा है वो किसको पता है? वो फीडबैक जो सही और सही मायनों में जाना चाहिए और उसी एंगल से उसको लेना, पढ़ना और समझना चाहिए, वो मिसिंग है। सो हम इस पूरी प्रोसेस की वो इम्पोर्टेंट कड़ी है। सो हमें पहले अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी, पहली पुरानी हमारी जो ग्लोरी थी उस पर लानी पड़ेगी, जिससे कि कोई सीए बोले ना तो आदमी सुने, बॉस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है, करेक्ट, न कि यार ठीक है ना यार बोलते हैं इनका काम है। सो वो एक चीज़ है। दूसरी बात आपने जो बोली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा आपने, हाँ ये नोटिस वगैरह, देखो इसमें है ना, मैं सिंपल चीज़ में दोनों की गलती मानता हूँ। मतलब पहली चीज़ तो ये कि आप कोई मतलब मेरी कमाई कितनी है उससे ज़्यादा मैं टैक्स कैसे दे सकता हूँ, है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल ही आपका बेसिक प्रीमाइस ही होंगे कि इनकम से ज़्यादा टैक्स कैसे हो सकता है। अब क्या होता है, हम है ना कभी कभी वो किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा होने देते हैं। ये एक स्टॉक मार्केट की पार्लेंस में एक कहावत है कि समथिंग इज़ टू बिग टू फेल। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक इतना बड़ा हो जाए कि अगर वो डूबे तो गवर्नमेंट को ही टेंशन है, ये डूब गया तो हमारा क्या होगा, करेक्ट। सिमिलरली कुछ सेक्टर, कंपनियां ये सोचती कि हम इतनी बड़ी गलती करेंगे कि यार हमारा क्या बिगाड़ लोगे। सो कभी कभी क्या होता है, प्रोमोटर के लेवल पे भी आप अज्यूम करके चलते हो और ये नहीं मानते कि फ्यूचर में कभी ये लाइबिलिटी आ गई तो क्या होगा। और कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी सोते रहते हैं, जब तक किसी चीज़ पे डिसीजन आए तब तक इतना देर हो सकता है कि आप उसको है ना अब मांगोगे तो वो मर ही जाएगा। सो आई थिंक ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि किसी चीज़ पर डिसीजन बहुत फास्ट होना चाहिए। डिस्कशन अगर काउंसिल में 3-3 साल तक आपके मैटर पड़े रहेंगे, अटके रहेंगे, उस पर एक फाइनल थॉट पर नहीं आएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। सो किस चीज़ को कितने, कई बार होता है ना कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए आपकी नेक्स्ट जनरेशन लड़ेगी, और कई बार ऐसे मैटर होते हैं 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो मैटर की अर्जेंसी के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काउंसिल्स में डिसीजन फास्ट होना जरूरी है, डिस्कशन फास्ट होना जरूरी है। और इसमें दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक और तीसरा पॉइंट क्या बोला आपने, मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस हो गया था। हाँ वो मैं बात कर चुका। जी ठीक है मैडम, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। Yeah, we can take some questions from the audience. Yeah. सम मोर क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड प्लीज। वन क्वेश्चन सर, एक सेगमेंट है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, BSE SME एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा आपके चैनल पे भी डिस्कस नहीं होता है, शायद काउंटर छोटा है इसके लिए, उस पे आपका क्या टेक है? और जिस तरीके से IPOs आ रहे हैं, क्या अभी रेगुलेटर को आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट गवर्नड बाई सेबी, सो उसके फ्यूचर पे एंड ऑन दोज सर रिटर्न? देखो, अगर ऐसा है कि आप एक सिग्नल पे चौराहे पे है, ठीक है, अब आपको सिग्नल तोड़ के जाना है या नहीं जाना है आपकी मर्जी है। आपको पता है सिग्नल तोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस, समझिए आपका सिग्नल ग्रीन है, ठीक है, आपका राइट है जाने का, करेक्ट। उसके बावजूद आपको पता है कि तेज स्पीड से कोई कार आ रही है, बस आ रही है, तो आप जाओगे या आप रुक जाओगे? बोले ये तो पागल है, मैं मर जाऊंगा। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आप ही को सावधानी रखनी, आपको अपनी गाड़ी भी ढंग से चलानी है और सामने से कोई पी के चला रहा है तो भी आप ही को सावधान रहना है। तो SME का हाल यही है। अगर आपको समझ में आता है कि इस बिजनेस में कई बार क्या होता है, ये सब चक्रव्यूह है, एंट्री तो इजी है, एग्जिट नहीं है। जो
IPO मुझे आप पहले और आखिरी आदमी नहीं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं SME IPO क्यों कवर नहीं करता, क्यों डिस्कस नहीं करता, क्यों एनालिसिस नहीं करता। हमारे किए वगैरह 100 200 500 गुना भर रहे हैं। जिस दिन कभी हमने बोल दिया कि लगा लो पैसा, पता चला 5-5 हज़ार गुना भर जाएंगे। 5 करोड़ का IPO है, कौन सी बड़ी बात है। हमारे इतने चाहने वाले दर्शक है, एक एक आदमी 5-5 करोड़ की एप्लीकेशन डाल देगा। सो पॉइंट ये है कि आप किस लेवल तक की रिस्क लेना चाहते हैं। SME में है, SME स्टार्टअप से कम रिस्की है और जो दूसरे मेन बोर्ड के लिस्टेड स्टॉक्स है उनसे ज़्यादा रिस्की है, ये बीच वाली चीज़ है। सो आप अपना रिस्क असेसमेंट समझ के करिए और उतना ही पैसा लगाइए जितनी आप रिस्क बेयर कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेसेस को ढंग से समझते हैं, प्रोमोटर्स को ढंग से समझते हैं और आपको पता है कि इस बिज़नेस में स्केलेबिलिटी है कि नहीं है, तो आपको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पोर्टफोलियो का 10% अगर SME में रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो पैसा ऐसा वाला रखना है कि मतलब मैं वो लेके भूल गया टाइप्स, या इसमें रिटर्न नहीं बना, ये बंद हो गया, ज़ीरो हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो आपको करने चाहिए। Thank you. Yeah, thanks. गुजरात के PSUs पे सर राय जानना चाहते हैं। गुजरात के सर एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपने PSUs को लेकर उन्होंने अपनी डिविडेंड पॉलिसी और वो सारे अनाउंस किए, क्लैरिटी दी है। सो एक स्टेप गवर्नेंस की तरफ और बेहतर हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुजरात जिस सरकारी कंपनी में गुजरात नाम आ गया सब खरीदना है ना। एक अगर मुझे कोई दूसरे स्टेट की और गुजरात की कंपेयर करनी हो तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट एडेड पॉइंट है कि ये कंपनियों के में बेटर है। सो गुजरात के कुछ PSUs हैं, बहुत बढ़िया हैं, और अगर आप सीरियसली PSU सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो 2-3 बहुत बढ़िया आइडियाज़ हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, आपको करने चाहिए अनडाउटेडली। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते। मैं और मेरा 7 साल का लड़का, हम दोनों ही आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू सर। तो आई थिंक सर, इश्क और रिस्क दोनों ही इमोशंस से जुड़े हुए पहलू हैं, और रोज़ की आपकी कमेंट्री में भी आप एनालिसिस के साथ साथ हमें इमोशनल गाइडेंस भी देते रहते हैं कि भैया अभी डरने का समय नहीं है, लेने का समय है, लेने का समय नहीं, देने का समय है। तो हम हमारे इमोशंस को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कैपिटल मार्केट्स एक्टिविटीज़ के लिए, उस पर आपका गाइडेंस मिले तो बहुत। क्यों करनी है इमोशन को स्ट्रॉन्ग? क्यों करनी है? आप मुझे प्यार करते तो करिए, नहीं पसंद करते तो नहीं करिए। आपको कंट्रोल इमोशंस नहीं करनी। देखो, 2 चीज़ आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ में। मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, हाँ। ना आप भाव कंट्रोल कर सकते हैं ना भावनाएं। भाव जो स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर आपको प्राइसेस दिख रही है, और भावनाएं आपकी इमोशंस। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना एक्शन। भाव और भावनाओं के साथ आपको एक्शन क्या लेना है वो आपके हाथ में, राइट। सो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत ग्रीड है, अनाप शनाप तेजी है, सब लोग भागम भागी कर रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए, ये फीलिंग आ रही है तो गलत नहीं है। आ रही है तो आ रही है, इस बार भी आ रही है, अगली बार भी आएगी, हर बार आएगी, लेकिन एक्शन तो आपके हाथ में ना कि लेना है या नहीं लेना है। और अगर कल सबको बेचना था, सबकी इमोशन वही है, फियर वाली, अब आपको बेचना है या नहीं बेचना, ये एक्शन आपके हाथ में। तो मैं कभी ये नहीं कहता, और कभी हम कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं पाएगा। तो अगर ज़िंदगी में इमोशन नहीं है तो ज़िंदगी में मज़े ही क्या है यार, है ना। पैसा बनाना और पैसा खो देना, ये सब लाइफ में सब कुछ थोड़ी है। अल्टीमेटली तो ये है ना कि आप किसके प्रति क्या इमोशन रखते हैं। तो मेरे ख्याल से हर आदमी को, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो या आपके लाइफ का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इमोशंस जिंदा रखिए। मैं कई बार शो करता हूँ, करते करते बहुत ख़राब होता है, दुखी भी हो जाता हूँ कई बार। आज जैसे आज मार्केट ऊपर था तो मैं 2 बजे 1:55 पे आके बैठ गया, शो करना है। कई बार मुझे बार फ़ोन आता है, सर आ जाओ ना, शो हिट हो गया है। नहीं मूड होता है, नहीं होता तो नहीं होता, इंसान हूँ यार, क्यों कंट्रोल करूँ। तो कभी इमोशंस कंट्रोल करने के बारे में सोचे भी मत, जैसे है वैसे रहिए। देखो, आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसीलिए पहुँचा हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा आप पसंद करते हो, मैं क्यों बदलूँ। सिंपल। Hello sir. जी। After 2004-2008 bull run, there is a correction, and after 2014 to 18 mega bull run, and thereafter small and mid cap also corrected almost 80 to 90%. Same we can expect now. 80-90%. After 2018, there are small caps
corrected. There are so many small cap corrected 80%. ये 2020 की आप बात कर रहे हैं, जो कोविड के वक्त। Same scenario will happen after 2020 to now. One side rally happening. दो चीज़ें देखो, सिंपल सी चीज़ है कि क्या 80-90% मार्केट करेक्ट हो सकता है या पर्टिकुलर स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक। एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी 20% से ज़्यादा करेक्शन मार्केट में आना है तो वो उस रीज़न से आएगा जो आपको और मुझे पता नहीं। So there should be some 3 sigma 6 sigma event which is unknown to कोविड किसी को पता था आने वाला है? नहीं पता है, राइट? लेमन ब्रदर्स होने वाला है या सब प्राइम क्राइसिस होने वाला है, किसी को पता है? शायद नहीं। कम पता था तो कम घटा, और जिसका बिल्कुल नहीं पता था तो ज़्यादा घटा। सो अगर आपको 80-90% करेक्शन सोचे तो आप कुछ ऐसा सोचो कि वो मतलब दुनिया ही ऊपर नीचे हो जाए, कुछ आपने हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं वैसा हो जाए, तब तो अलग बात है। बाकी 80-90% के करेक्शन दिमाग से नहीं आते, थॉट प्रोसेस से नहीं आते, बोल के नहीं आते हैं। अब आ सकता है, जब मुझे पता ही नहीं तो क्या बोलूँ, आएगा नहीं पता, आएगा तो आई विल बी द बायर, मैं खरीदूंगा अगर जिंदा रहा बचा रहा तो। सो पॉइंट ये है कि करेक्शन तो हमेशा आएंगे, बड़े आएँ छोटे आएँ, आपके पास में वो ताकत रहनी चाहिए जिंदा रहने की, और जब करेक्शन में अगर लगा पाएँ पैसा और तो लगाने के, ना लगा पाएँ तो कम से कम बने रहे डरे। मैं 3 दिन से यही बोल रहा था, आप रोज़ सुनते होंगे, मैं ये बोलता था कि अब रोज़ लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे, मैं बोला भाई देखो एक्सपायरी तक संभालना है। मतलब वो बोलते हैं ना, अपने कोई आईसीयू में पेशेंट है बड़ा सीरियस है, अगर इसने 72 घंटे निकाल दिए ना बच जाएगा। क्योंकि कल बुधवार को लोगों ने, मैंने कहा ये 24 घंटे निकाल दिए इस पेशेंट ने बच जाएगा, जिसने 24 घंटे अपनी पोजीशन संभाल ली वो बच जाएगा। और आप देख लीजिए यही होता है। सो कई बार क्या होता है कि किसी, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि मार्केट खराब हुआ तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। जिस दिन मैं मार्केट का डायरेक्शन पता लगाने के बजाय मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है या मेरी रिस्क कैसे मैनेज करनी है वो करना शुरू कर दिया, तो फिर कितना ही फॉल आ जाने दो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यह कि सबको ये डिसाइड करना है कि बॉटम कहाँ बनेगा, कब से घूमेगा। कल तक सबको बेचना था, आज सबको लेना है। अगर 5 बजे तक खुला रहता तो और खरीद बढ़ जाता, 10 बजे तक खुला रहता तो रात को निफ्टी 19,500 हो जाता, और कल अगर खुला रहता तो 18,500 हो जाता। सो पॉइंट ये है कि आप हर रोज इमोशंस अगर बदलेंगे तो वो चलेगा नहीं। सो आई थिंक द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आई डोंट थिंक वी विल सी फॉल ऑफ 80-90% इन स्मॉल कैप्स। कोई 1-2 स्टॉक हो जाए वो एक अलग स्पेसिफिकली, बट मार्केट में मुझे तो इनफैक्ट अगर इफ़ यू आस्क मी फ्रेंकली, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, मुझे तो यही नहीं लगता कि जिंदगी में कभी इंडियन स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट भी लगेगा, एक्सेप्ट कि भाई आप कोई गवर्नमेंट बदल दो, आप सब मिलके, तो मुझे नहीं पता कि भाई मोदी जी कोई ना जीता हो, कोई और आ जाए, कोई ऐसी वो पता नहीं किसी इस तरह की गवर्नमेंट बने जो मार्केट को कम पसंद आए, वो एक दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट नोन। बट वो भी मतलब उसमें भी मुझे नहीं लगता कि बहुत गिर गया तो लोग खरीदने के लिए नहीं आएंगे। सो आई थिंक एक और फॉर्मूला आपको बोलूँ, जिस दिन लोअर सर्किट लगे उस दिन आपको लेना ही है, रोज रोज नहीं लगता। अच्छे भाव और अच्छी खबरें कभी साथ नहीं आई। अगर आपको सस्ता चाहिए तो बुरी खबरों के बीच में मिलेगा, अच्छे माहौल में चाहिए तो महंगा ही मिलेगा। जी 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 जी। अनिल जी, 5 अगस्त को आपको कलकत्ता में सुना था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, फायर साइड टॉक। आज यहाँ पे मुंबई में बहुत इंस्पायरेशन मिलता है। अभी एक चीज़ आप मुझे बताइए, आप और आपकी टीम, जैसे आप बग्गा सर को पूछते हो कि आप स्टडी के लिए कितना आवर्स डिवोट करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप और आपकी जो बाकी टीम है जो स्क्रीन पे आती है, स्क्रीन के पीछे भी और टीम होगी कितनी वो नहीं पता, ये एवरेज कितने आवर्स स्टडी में डालते हो आप डेली? ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई इतना नहीं कि मतलब बहुत ये सब करते हो, 24 घंटे खाली। नंदा साहब ने बोला ना अभी, आई ईट मार्केट, ड्रिंक मार्केट, स्लीप मार्केट, लिव मार्केट, वॉट एवर। इससे क्या होता है कि इतना आप जितना सोचते हो उतना काम हम करते नहीं ऑनेस्टली। क्यों नहीं? वो इसलिए कि हमको लगता ही नहीं हम काम कर रहे हैं। अगर मुझे
पसंद है मार्केट और मुझे रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है तो मुझे देखना है रिलायंस का अच्छा रिजल्ट ये आया ये। और अब इतने सालों से रिलायंस का रिजल्ट है, रिलायंस का रिजल्ट देख के उसका एनालिसिस करने में 3 मिनट लगते हैं। करेक्ट भाई। देखिए, अगर कोई बिजनेस दीपक पारेख साहब करेंगे और मैं करूँगा तो मैं 3 साल लगाऊंगा तो उनको 3 दिन लगेंगे उसी बिजनेस को सेट करने में, इसलिए वो दीपक पारेख है, राइट। सो होता क्या है कि वो काम करते करते आपकी हैबिट हो जाती है। हाँ, ऑन द स्पेसिफिक दिस क्वेश्चन, जनरली मेरा रात को टाइम थोड़ा मुश्किल वाला होता है कि मुझे सोने के पहले 1.5 घंटा मिनिमम मुझे डेटा रीडिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, एनालिसिस के लिए चाहिए। और अगर मैं कई बार ऐसा होता है रात को 12 बजे 1 बजे अगर लैंड करके आ रहा हूँ, कुछ काम से आ रहा हूँ और उसके बावजूद मैं बैठ के नोट्स बना के फिर सोता हूँ तो वाइफ से झगड़ा भी होता है, तो अब सो जाओ सुबह कर लेना, इतना लेट हो गया। मैंने वो कोशिश भी करके देखी, कई बार मानना तो पड़ता ही है, लेकिन फिर होता है क्या कि वो सुबह जल्दी उठना है। एक तो वैसे आप लेट आए हो, फिर सुबह जल्दी उठने की टेंशन कि काम बाकी काम है, उस चक्कर में रात को जितनी नींद आनी चाहिए वो भी नहीं आती, स्ट्रेस रहता है। तो इससे बढ़िया जितने भी थक रहे करके सो, 2 घंटे भी सोएंगे चैन से तो सोएंगे ना, पता है कि काम कंप्लीट है। तो वो एक जरूर रात को मेरा ऐसा रहता है कि 1-1.5 घंटा कम से कम मुझे, अदरवाइज तो ऑन द जॉब ऑन द गो सारी हो जाती है, रोज़ की आदत है, काम हो जाता है। बहुत ऐसा है, मुश्किल काम नहीं, आप भी बन सकते हैं एंकर। हेलो जी हेलो अनिल जी, माई सेल्फ प्रदीप हल्दर, आई एम फ्रॉम कोलकाता। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शायद आपको भी पता नहीं है, आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक में जब आपने पहली बार फेसबुक ओपन किया था, एंड मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मैं अभी क्लास 10th में पढ़ता हूँ, तो आप क्या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे? एंड आपके साथ मेरा ऑलरेडी 10 बार बात हो चुका है, और जब आप CNBC आवाज़ में थे, जी बिजनेस में आए, उस दिन आपके साथ मेरा वीडियो कॉल में भी बात हुआ है। सर, आपको देख के बड़ा हुआ हूँ, मेरा एज अभी 23 ईयर है। मैं फ्यूचर में बहुत, मतलब आंखों में तो सपना भरा पड़ा हुआ है, आपको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। थैंक यू सो मच सर, लव यू। मतलब आपके लिए मैं कोलकाता से यहाँ पे आया हूँ बस आपसे मिल करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अर्पित जी एंड ICAI जो इतने बढ़िया प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, आपको भी आपने मौका दिया मुझे, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है सर, मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ सर को। दिल की बात बोलिए जी एक बार मुझे देना जी Sir, the same feeling which I also share, sir, for you. So do you see professionalism getting very deep in PSU now with the kind of leadership that we have in Modi? Because of that, you know, the average age in the all PSU banks or public sector companies also, basically professionalism, that hunger approach, you know, in terms of, because that is where what we lack, that PSU sector है, तो वो entrepreneurial spirit नहीं आता है. So do you see that change happening and that's why PSU will surpass, you know? गजब का चेंज हो रहा है। आप मेरे इंटरव्यू देखिए, न्यूज़ पर यूज सेगमेंट करता हूँ मैं 10 से 11 के बीच में, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली, हमको लगता है कि सरकारी आदमी है ना, इसको कुछ आता नहीं होगा। आप देखिए उनके MD के एक्सपीरियंस देखिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हम लोगों की आदत ही पड़ गई है कि हम PSUs को, उनके मैनेजमेंट को अंडररेट करते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ, इम्पोर्टेंट क्या है? फिरोज शाह कोटला पर आकर बांग्लादेश के अटैक के सामने कोई डेविड वार्नर सेंचुरी मार के जाता है, वो बड़ी बात है कि मेलबर्न या पर्थ में तेंदुलकर, मैकग्रा और इस तरह के ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरी मारता है। आप करके कभी ये सोच के देखिए कि PSU कंपनियों के मैनेजमेंट किस एनवायरनमेंट में, किस रेस्ट्रिक्शन में काम करके परफॉर्म कर रहे हैं। अगर समझो उनको वो माहौल मिल जाए जो प्राइवेट कंपनियों को मिला हुआ है तो फाड़ देंगे वो, करेक्ट। उसके बावजूद जो चीज़ें बदल रही है, बहुत बदल रही है, बहुत सारी ऑटोनॉमी PSUs को मिल रही है। आई एम हार्ड कोर बिलीवर इन PSU स्टॉक्स, बहुत वैल्यू है। आज एक चीज़ बताओ, कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में आपको ऐसी दिखती हैं जिनके पास 10 साल का बिजनेस है? समझो 2 साल 1 साल बाद कोई पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ख़राब हो जावे, राइट, ग्लोबल इकोनॉमी में रेसेशन आ जावे, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, कोई चाइना फाइना 2-4 से लड़ ले, ये सब खराब होना हो जाए अगले 12 महीनों में, राइट, सबकी बैंड बजेगी। कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनके पास 5 साल 7 साल और 10 साल का बिजनेस है? निकाल के लिस्ट बना लीजिए तो आपको PSU सबसे ऊपर मिलेगा। कोई HAL, कोई BDL, कोई रेलटेल, इन सब के पास काम है, ऑर्डर बुक है।
पैसा कम बनाएंगे ज़्यादा बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस तो है ना। सो आई थिंक कई सारे PSUs ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, डीप वैल्यू है, कहीं कहीं चीज़ें बदल रही है, कुछ बदलेंगी, बट आई स्टिल फील ठीक है, कभी भी वो चीज़ नहीं होगी जो प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट है। अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क इन अ रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, वो तो रहने वाला ही है, लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। लेकिन पहले जो आज 10 साल पहले 15 साल पहले हम जो सोचते थे उससे चीज़ें बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो चुकी है। हाँ, उनको भी दीजिए, काफ़ी देर से बात करें। हेलो जी sir, on your birthday you had recommended HDFC Bank and DLF. Thank you very much Anil sir for your fantastic guidance. Because of the valuable guidance, investors including me have been really able to create wealth. Sir, my question is, when can we expect Nifty 30,000 levels? And what would be the top 3 sectors which you would recommend that every retail investor should invest? And, मैं ऐसे छोटे सवालों के जवाब नहीं देता। 30,000 की निफ्टी के लिए मुझे क्यों बुलाया, वो तो आप ही कर लोगे। बड़ा टारगेट बोलो, कितना चाहिए? 50,000 किस किस को चाहिए? 1 लाख किसको चाहिए? कुछ यार दमदार बड़ी बात करो, क्या छोटी बात करते हो? मजा क्या 30,000 की निफ्टी के लिए कौन पैसा लगाता है? मैं 20,000 में कभी ना लगाऊं 30,000 के लिए। मुझे तो 1 लाख की निफ्टी चाहिए, तब तो मजा है। हेलो सर, एक मिनट जी, ऐसा है, हमको लिटरली लगा आपको जवाब नहीं देना था। ना ना ना, कैसे नहीं, मैं उनको थोड़ा चार्जअप कर रहा हूँ यार। आज हम 1000 से निफ्टी शुरू करके 20,000 पे पहुँच गए 18 साल में, राइट? ये जर्नी हुई है। सो हर साल डबल तो होता है ऑन एन एवरेज। आपको कितने साल तक का टारगेट चाहिए, अब आप गिन लो। अगर आप अगले 30 साल सोचते हो तो ये 20,000 की निफ्टी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो बनती है, बाकी आपकी मर्जी। जी मैम। अच्छा एक मिनट, एक और आपको कोई क्वेश्चन का पार्ट था शायद। सेक्टर, 3 सेक्टर। मैं PSUs पे बहुत बुलिश हूँ, पहला, जिसमें आपके कुछ PSU बैंक्स, कुछ डिफेंस और कुछ रेलवे स्टॉक्स है। रेलवे मेरी लेटेस्ट लास्ट 1-1.5 साल से बड़ी स्ट्रॉन्ग थीम है, और मुझे लगता है जो काम रेलवे में हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जो आपका काम शुरू हुआ था डिफेंस में, वो उतनी बड़ी थीम बन रही है, पहली चीज़। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग, PLI, चाइना +1, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए सारे से। तीसरा, रियल एस्टेट। अगले 3-5 साल के लिए मैं रियल एस्टेट पर बहुत बुलिश हूँ। तो रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के साथ जो जुड़े हुए दूसरे सेक्टर, होम फर्निशिंग टाइप हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सारे, ये 3 थीम, अगर आपको टॉप 3 थीम चाहिए तो जी। सर, हम इक्विटीज़ में तो इन्वेस्ट करते हैं, पर आपका डिफरेंट एसेट, इक्विटीज़ में तो हर कोई इन्वेस्ट अभी कर ही रहे हैं, पर आपका डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए क्या व्यू है? क्रिप्टो करेंसीज हो गए, डॉलर्स हो गए, रीट्स हो गए। किस किस में चाहिए? रीट्स और क्रिप्टो करेंसीज हो गए, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड में डॉलर्स। ओके, सो गोल्ड डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, 5 से 10% आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रीट्स को आप FD के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखिए, डेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, जहाँ आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि आपको कॉल ये लेना है। मैं जनरली डेट में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए डेट में प्राइम कंसर्न इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर रिस्क लेके मुझे करना है तो मैं इक्विटी करूँगा, डेट में मुझे रिस्क नहीं चाहिए। हल्की सी रिस्क इन्वेस्ट में थोड़ी सी, रीट्स में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वो आप कर सकते हैं। तीसरा आपका क्रिप्टो, ये एसेट क्लास है। आपने एसेट क्लास के लिए सवाल पूछा तो एसेट क्लास में मेरे तो अब तक नहीं आई है। देखिए, मेरे लाइफ में एक प्रिंसिपल है, और वो ये कि जो चीज़ समझ में नहीं आए उसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या मेरी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो स्टॉक मुझे समझ में नहीं आता तो दिमाग नहीं लगाना, जो समझ में आए वो 10% में से ढूंढ लो 10 अच्छे स्टॉक। सो मुझे तो क्रिप्टो समझ में कभी आज तक आया नहीं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे में जाता हूँ, मैंने बीच में एक बार जी न्यूज़ पे वो प्रोग्राम था मेरा सुधीर जी के साथ में, और उन्होंने मुझे पूछा भी कि अनिल क्या करना चाहिए, 48-50 हज़ार का बिटकॉइन था, तो बोले क्या करना चाहिए, सब इतना सब कुछ चल रहा है। तो मैंने एक ही सवाल में जवाब दिया था, मैंने कहा कि सर अपना बेच दीजिए, अपने दोस्तों का बेच दीजिए, रिश्तेदारों का बेच दीजिए, कहीं से उधार मिलता तो उनका भी लेके बेच दीजिए। और तब मैं मिलता था, हमारे सारे 20-25 साल वाले बच्चे, आपको पता है ना कि क्रिप्टो में
एवरेज एज 22 साल है इंडिया की जो लोग लगा रहे हैं, और एवरेज इन्वेस्टमेंट की टिकट साइज 13 या 14,000 रुपये है। ये क्रिप्टो का डेटा है। और 68% लोग जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं वो मेट्रो सिटीज़ और सेमी मेट्रो सिटीज़ के बाहर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सब अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। और मैं जब जाता हूँ मुझे बोलता है, अंकल आपको क्या आता है? आप वो पुराने ज़माने के सीमेंट स्टील खरीदने वाले हो। बात तो सही, भाई नहीं आता तो नहीं। और जो क्या होता है कि जिसने पैसा बनाया वो अपने आप को तोप समझता है, ये समझना भी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वक्त बताएगा, हमें नहीं आता नहीं। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पता है? नहीं पता है। तो फिर आप कैसे क्रिप्टो पे बोल सकते हो बिजनेस? आपका पैसा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप उतना लगाइए कि जितना जीरो हो जाए तो आपको चलेगा, और बाकी आपकी मर्जी। मेरी ओपिनियन है, मैं कभी नहीं लगाया, न लगाऊंगा, हमसे ना हो पाएगा। गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी देखता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनको जल्दी पैसा कमाना है, उनके तरफ से ये क्वेश्चन है। अभी जैसे मैं आज जा रहा था सुबह ट्रेन में, मैं देख रहा था छोटा सा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग इतना हाइप हो गया है, पीपल आर मेकिंग सो मच लॉसेस। लोग अपने दोस्त से लोन लेते हैं, घर से पैसे चोरी करते हैं, लोन लेके पैसा डालते हैं। डू यू थिंक सेबी को या इंस्टीट्यूट को या एक्सचेंज को कोई बेसिक क्राइटेरिया रखना चाहिए ताकि आप ये क्राइटेरिया में फिट हो, देन ही आप ट्रेड कर सको, सो दैट स्ट्रेस भी कम हो? अगर वो लॉस करेंगे एटमॉस्फेयर सब खराब हो जाता है। सिगरेट पीते हो? नो सर। ड्रिंक? नो सर। क्या लाइफ है यार। सब हैप्पी। छोटा सा कॉलेज स्टूडेंट है। आपको भी किसी ने तो बोला होगा कि सिगरेट मत पिया करो, ड्रिंक मत करो, फालतू के काम मत करो, किसी ने तो समझाया होगा। क्या होता है, सबको पता है क्या नहीं करना है, इसके लिए हमारी ज़रूरत नहीं है कि क्या नहीं करना है बताने के लिए। लेकिन जिसको जो करना है वो करता है। फिर भी बिकती है ना सिगरेट, शराब भी बिकती है, लोगों को जो और दूसरे काम करने कर सब करते हैं। न उनके पेरेंट्स बताते कि ये करना चाहिए, न कोई और बताता है। क्या है बॉस, ये जल्दी पैसा और बड़ा पैसा कमाने की जो लस्ट है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपके अंदर है। हम रोज़ बोल सकते हैं, बोलते भी हैं हम रोज़। आपने इतनी देर में देखा, एक भी बार मैंने ये बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बड़ा पैसा बन जाएगा और बहुत बन जाएगा? 1 घंटे में तो कभी नहीं बोला। लेकिन क्या होता है कि जनरली अच्छी आदतें लगने में बहुत मुश्किल होती है। ज़िंदगी में आपने अगर कभी पान गुटखा खाना सीखा होगा तो पहला आपको किसी ने फ्री में खिलाया होगा। सिगरेट भी आपको किसी ने फ्री में पिलाई होगी, और लीकर भी आपको किसी ने फ्री में टेस्ट कराई होगी। ये सारी जो बीमारियां लगती है ना खराब वाली, ये पहले फ्री से लगती है। और इसीलिए आप कहते हैं ना कि इधर से पैसा ले लिया, उधर से ले लिया। खुद की सैलरी से कमा के करो ना, और 2 बार उड़ जाए ना तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा आदमी। लेकिन क्या है, पिताजी ने पैसे दे दिए, कहीं इधर उधर से ले आया, और फिर लगता है कि बन गया तो 1 का 4 करके दे दूंगा। तो ये सब चीज़ों में देखिए सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है, सेबी की भी है, एक्सचेंजेस की भी है, सबकी है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस आदमी की है जिसको। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डे ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपका भी सवाल वैसे ही है। मैं आपको इसका सिंपल आंसर देता हूँ। कोई भी चीज़ लाइफ में वो करिए जिसमें 2 कंडीशंस आपकी फुलफिल होती है। कोई भी चीज़, एनीथिंग, फॉरगेट ऑप्शन ट्रेडिंग। पहली, वो लीगल होनी चाहिए। इज ऑप्शन ट्रेडिंग लीगल? इज डे ट्रेडिंग लीगल? आंसर इज यस, राइट? इफ द फर्स्ट आंसर इज यस, go to second question. Do you make money out of it? If the answer is yes, do it. If it's legal and you are making money, who am I to stop you? Correct? बाकी सर ये क्या है, एक्सचेंजेस हैं, जो भी हैं, ब्रोकर्स है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैं भी जाता हूँ ना डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहाँ लीकर भी रखी है, सिगरेट भी। मैं तो नहीं लेके आता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ मुझे तो वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए आजकल, मुझे हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं वो लेके आता हूँ। किसी को वो चाहिए, वो लेके आता है। तो सबके लिए सब कुछ है। आपको क्या चाहिए, उस शेल्फ में से आप उठाइए, सिंपल जी।
सर सी आलोक कतरे, जस्ट रेफरिंग, आपने मीडियम टर्म आउटलुक कॉशियस बताते हुए ये तो बोल दिया कि जो सीए प्रैक्टिस में है वो थक जाएंगे तो अपना प्रैक्टिस में चले जाएंगे। हमारे जैसों का क्या होगा जिनको मार्केट के सिवा कहीं और जाना नहीं है? आपका ही फ्यूचर अच्छा है सर। लाइटर नोट्स अपार्ट, आपके 30 साल के जो एक्सपीरियंस में, सिंस द टॉपिक इज रिस्क, ऐसा कौन से 2 या 3 रिस्क हैं जो आम तौर पे लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या व्हाट आर द रिस्क्स व्हिच आर मोस्ट इग्नोर्ड? What are the risks which What are the risks which are most ignored or people are not really aware of? एक ही रिस्क सबसे बड़ी है जो इग्नोर करते लोग, कि मतलब मेरे पोर्टफोलियो पे, मेरे इन्वेस्टमेंट पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी रिस्क ये है। मतलब मैं सोच के, मतलब क्या है, ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, मेरे को सबको पता है कि हमको एक दिन मरना है, कोई अमर होके नहीं आया है, लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ ये मरेगा पहले। मैंने तो अपने मरने की प्लानिंग ही नहीं की है, जबकि पता है मुझे भी जाना है। करेक्ट। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप इन्वेस्ट करते तो आप ये सोच के चलते सब अच्छा होगा, खराब क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करता और उसकी कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता। तो द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इज अननोन रिस्क विच कैन हैपन एनी टाइम। कल को सुबह क्या पता कुछ अच्छा या बहुत खराब आ जाए, आप शॉर्ट करके गए हो और कुछ बहुत अच्छा आ जाए, दैट इज ऑल्सो अननोन रिस्क। इफ यू आर लॉन्ग एंड समथिंग रियली, आई मीन कुछ ऐसा खराब आ जाए कि पता चला 3% 5%, आप प्रॉब्लम ये है कि हम ये अज्यूम कर चलते कि ये सब कुछ है। व्हाट आई टेल ऑल द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बस ये लाइन जिंदगी में जिस दिन आपने रट ली, आप कोई भी काम करिए आप सक्सेसफुल होंगे। थिंक फॉर द बेस्ट, आप पॉजिटिव हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर खराब हो गया तो मेरी ज़िंदगी में वही बोलूँगा, कोई भी गलती इतनी बड़ी मत करो कि दूसरी गलती करने के लायक ना रहें। गलतियाँ तो हम रोज़ करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, और गलतियाँ कर कर के ही सीखेंगे। लेकिन पहली गलती इतनी बड़ी कर दें कि वो जैसे भाई साहब बता रहे थे कि पैसे चुराने पड़े, दोस्तों से उधार मांगने पड़े, डिजिटल लैंडिंग ऐप पे जाके 2-2 टका दिन का ब्याज देके और पेनल्टियाँ खा के वैसा पैसा बने, वैसी गलती मत करिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्केट में आपका प्रॉपर व्यू है, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन है, इससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की। ये बैठा बैठा अपने आप आपको पैसा बना के देता है, बस थोड़ी सी रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। जी सर, पीएसयू स्टॉक की जो आपने बात कही, उसमें एक प्रॉब्लम ऐसी भी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर हम देखें तो एक और प्रॉब्लम है, करप्शंस काफ़ी है, और ये सारे बिजनेस कंट्रोल्ड है। जैसे आपने जो रेलवे के स्टॉक्स की बात की, उनकी प्राइसिंग तक कंट्रोल्ड है, क्या प्राइस कस्टमर से लेनी है, तो ऑर्डर बुक है, बट साथ साथ काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। और आज का जो गवर्नमेंट का रवैया है, पहले तो गवर्नमेंट सब पीएसयू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, आज की पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट बोलता है वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ बिजनेस। दैट इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाय मोदी जी। एंड ऑल्सो द एटीट्यूड ऑफ द पीपल हु आर मैनेजिंग बिजनेस इज़ लाइक मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, ओनरशिप मैनेजमेंट वाला एटीट्यूड नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपको लगता है कि पीएसयू अच्छा करेंगे? नहीं, बहुत खराब करेंगे, मत लो आप। सी लाइफ में मेरी कितनी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या है मुझे पता है ना, आपको क्या पता है आपके अंदर। सी इट्स सिंपल, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। अगर आपको लगता है इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपके पास अनाप शनाप पैसे तो है नहीं सर, पैसे तो लिमिटेड ही होंगे, करेक्ट। अंबानी अदानी जितने तो नहीं होंगे, ज़्यादा भी होंगे तो कितने, है ना। तो लिमिटेड पैसे हैं, अपने को सोच सर, हर स्टॉक किसी को अच्छा और किसी को खराब लगता है, और हर सेकंड ऐसा होता है, तभी ट्रेड होता है। अगर मुझे कोई स्टॉक किसी वक्त अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है, तभी वो बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूँ। अगर सबको कोई स्टॉक हर वक्त अच्छा लगे तो ऊपर के सर्किट पे होगा, और खराब लगे तो नीचे के सर्किट पे होगा, राइट। तब तो मार्केट ही कहाँ है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाओ सर, जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ पसंद आए, पहले इसको काटो, हटाओ साइड में। ये नहीं लेना, आपको पीएसयू नहीं लेना ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब बाकी बचे हुए में से 20% में से प्रॉब्लम ढूंढो और उनको साइड में करो। फिर जो पसंद, कितने खरीदने सर, 10 स्टॉक, 5 स्टॉक, 15 स्टॉक, इससे ज़्यादा तो क्या कर लेंगे, करेक्ट।
आराम से मिल जाएंगे, आपकी पसंद के, आपकी चॉइस के 5-15 स्टॉक ढूंढना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। तो अगर नहीं पसंद आते पीएसयू को, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं मैंने बोला पीएसयू आपको पीएसयू खरीदना है, सवाल ही नहीं, मैंने बंदूक भी नहीं दिखाई आपको। अपने जो पसंद आए वो करिए। मैं तो हम आपको भी, मैं सबको ये, कई बार लोग बोलते हैं सर आपने बोला तेजी है, उसी देर वो थोड़ी देर बाद आशु मदान साहब आके बोलते मंदी है, किसकी सुने? मैंने कहा अपने दिल की सुनो, पैसे आपके हैं। अगर आपकी और मेरी ओपिनियन मिलती है, मैं बोलता हूँ तेजी है, आपको भी तेजी लगती है तो एक्ट करो। मैं बोलता हूँ मंदी और आपको भी मंदी लगती तो बेचो। अगर मेरा आपका व्यू नहीं मिलता है तो या आप अपने व्यू के साथ रहो। कोई मैं तो जबरदस्ती तो है नहीं कि मैंने टीवी पे जो मैंने बोल दिया कि मार्केट खराब लगता है तो हर एक को बेचना ही पड़ेगा, राइट? या मैं बोलूँ अच्छा है तो आपको सबको लेना पड़े। सो अल्टीमेटली मैं आपको एक व्यू बनाने में मदद कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ये मेरी ओपिनियन है। इफ़ यू एग्री विद माई ओपिनियन देन यू गो अहेड विद। और जब आप मेरी ओपिनियन से एग्री करते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ रही पूरी की पूरी आप पे शिफ्ट होगी। उसके बाद कुछ खराब होता है तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आपका भी व्यू वही था ना, राइट? देखिए क्या है, मतलब मैं मेरी गलती के लिए, अगर आज मैंने कोई सुबह सुबह सौदा किया और वो सौदे में लॉस हो गया, अरे यार जैसे ही मैंने सौदा करने की सोचा वाइफ ने पीछे से आवाज़ दे दी, और हर बार ऐसा होता है जब आवाज़ देती तो कुछ गलत हो जाता है। और मेरे पास 50 बहाने मिल जाएंगे खराब होने के, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूँगा अरे यार ये, जिस बार जब भी अर्पित जी बोलते कुछ ऐसा हो जाता है। और अगर पूछ लिया मैंने फोन लेने के बाद आज मैंने ये लिया है अर्पित जी ठीक तो है, अरे क्या ले लिया, वो पनौती लग गई। मतलब मेरे अलावा हर आदमी जिम्मेदार है मेरे एक्शन के लिए, मैं ही नहीं हूँ। सो अपने सिंपल फॉर्मूला एक ही रखना है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ पसंद ना आए, पहले उसको साइड में करो, 90% प्रॉब्लम सोल्व। ये नहीं लेना है, ये समझ में आ गया तो लेने वाली फिर यूनिवर्स आपकी छोटी हो जाएगी अपने। पर ये जो कॉन्स्टेंट्स पीएसयू के बताया है, तो ये पे आज थोड़ी है, ये तो जब से पीएसयू पैदा हुआ है तब से। अगर हमारा बच्चा नालायक है तो 25 साल में जाके थोड़ी पता चला नालायक है। कौन से माँ बाप ऐसे जिनको पता नहीं चलता 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कि मेरा बच्चा नालायक बनने वाला है? किसी किसी का लेट पता चलता है। उसमें भी गलती माँ बाप की है, क्योंकि बाद उनको बड़ा होने के बाद उनको लगता है अब इस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तभी वो नालायक होता है। तो ये सर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप तो उल्टा, मैं आपको बोलता हूँ कि 10 साल पहले जितने खराब थे, नालायक थे, आज भी उतने नालायक है क्या? ये तो शास्त्रार्थ चलते रहेंगे जी। जी नमस्ते सर। हाँ बिल्कुल, जैसा आप बोलो, 5-7 मिनट करना है तो 6 बजे कर दीजिए, खत्म एकदम शुभ मुहूर्त। आपका क्वेश्चन है फटाफट। जी, ये क्वेश्चन कितना ही छोटा पूछे, मुझे तो जितना बोलना है मैं उतना ही बोलता हूँ। प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम मेरी है। जी जी नमस्ते सर। किस पे, हिंडनबर्ग पे या अदानी पे? आपका भी क्वेश्चन बोल दो। ना कोई नहीं। हाँ, क्या इसी पे? सर मैं मीडिया पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, एक मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, 2 साथ एक साथ में वो गजनी वाला है। हाँ नहीं, हाँ सिर्फ पहली चीज़ तो ये भाई साहब देखिए, ऐसा है, एक बड़ी समस्या हमारी हिंदुस्तान के कल्चर में, हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी मेंटेलिटी में, विदाउट फेवरिंग और विदाउट रिकमेंडिंग एनीवन, एनी स्टॉक, एनी कंपनी और एनी ग्रुप। मैं अगर आपको कहूँ, ये आपके पास में जो भाई साहब बैठे ना, ये आपसे बहुत बढ़िया सीए हैं बॉस, मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं आता, आप घटिया हैं। और बाकी अगर सब लोग मान लें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो इस सिस्टम में काम करते हैं, और इस सिस्टम में रेगुलेटर्स हैं, कुछ बहुत बढ़िया हैं, कुछ कम बढ़िया हैं। आप जैसे, हमारे जैसे लोग ऑडिट भी करते हैं, आरबीआई जैसे लोग रेगुलेट करते हैं, सेबी जैसे लोग रेगुलेट करते हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। लेकिन अचानक से कोई बाहर वाला आके बोल दे ये चोर है, और वो भी ऐसा आदमी बोले कि देखो भाइयों मुझे पता है ये चोर है और इसलिए मैंने इसकी बैंड बजाई है, अब आप सब मुझ पे भरोसा करो। कोई आदमी आके ये बोले कि मैं शॉर्ट सेलर हूं, मैंने शॉर्ट किया है और मैंने इस पर्पज से किया है कि मुझे ये चोर लगता है, और हम सब मानते हैं कि हाँ वो चोर है,
तो प्रॉब्लम पहले तो हमारे अंदर है कि हमें किसकी सुननी है। अगर हमें हमारे रेगुलेटर, तो फिर तो एक काम करो ना, फिर हमारे यहाँ के सीए से ऑडिट क्यों करवानी है? सब बाहर वाले से सीए ले आओ। अगर हमारे रेगुलेटर बराबर नहीं है तो एसईसी से ही करवा लो सारे काम। अगर हमारा सेंट्रल बैंक बराबर नहीं तो यूएस फेड से करवा लो काम। कब वो टाइम आएगा कि हम अपने लोगों पे, अपने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करेंगे यार? मैं नहीं कह रहा हूँ क्या सही है गलत है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन पहले क्या होता है, अरे उसने बोला इसलिए गलत है। ये तो कोई बात नहीं है ना बॉस। अगर हम अपने रेगुलेटर्स पे, अपने ऑडिटर्स पे, अपने लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम पहली और आखिरी बार नहीं है, कई बार आएगी। और स्पेशली मतलब अभी मैं बताता हूँ, अगर समझिए अर्पित जी का एक दोस्त है जो मुझे पता है, समझो वो रेगुलर बार में जाता है ना, मुझे पता है अर्पित जी बहुत सज्जन आदमी, सब कुछ बढ़िया ही है, मुझे मालूम है कोई ऐसी गलत आदत नहीं। लेकिन अचानक एक दिन वो आके मुझे बोले, यार मैंने अर्पित जी को बाहर से बाहर निकलते हुए देखा था, या ये बोलते कि मेरे साथ गए थे। अरे भाई तू तो रोज जा रहा है, तू तो खुद ही यही काम कर रहा है, तू दूसरों के लिए बोल रहा है। वो हिंडनबर्ग खुद बोल रहा है मैं शॉर्ट सेलर हूँ, हर कंपनी की ऐसे बैंड बजाता हूँ और ऐसे ही पैसा कमाता हूँ। मेरा तो काम ही यही कि मैं लोगों पे सवाल उठा के पैसा बनाऊं, लेकिन हम उस पर मानते, हम उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई तू रोज बाहर जाता है, तेरा कैरेक्टर लूज है, लेकिन हम अर्पित जी पे डाउट करेंगे। अरे यार अर्पित जी आप तो ऐसे न थे यार, थोड़ी थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसे है ना, कोई गोरा आके बोले हमें कि हम अच्छे हैं, मुझे उसका सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक 75 साल के इतिहास में एक भी बार डिफॉल्ट नहीं किया। इनको रेटिंग बढ़ाने में इतना पसीना आ रहा है हमारा, और वो जो पोर्चुगल, स्पेन, ये ऐसे ऐसे देश है जिनकी रेटिंग हमसे ज़्यादा है, जो 4-4 बार डिफॉल्ट हो चुके हैं। क्या सिस्टम है? क्यों चाहिए हमें उनका सर्टिफिकेट? हम उनके सर्टिफिकेट के लिए पीछे क्यों भागते हैं? मैं बताता हूं आपको कितने अवार्ड फंक्शन में मुझे इनवाइट किया जाए, मैं जाता ही नहीं लेने। मुझे उनसे नहीं लेना है अवार्ड यार। मैं अवार्ड लूंगा तो इंस्टीट्यूट से लूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अगर मैं आके उससे अवार्ड लूं जिससे उसकी इज्जत बढ़े, तो ऐसा अवार्ड की जरूरत क्या है? मुझे नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज है बॉस, कोई रेटिंग एजेंसी बाहर वाली को इतनी ताकत नहीं है कि हमको डिक्टेट करे। क्यों करे? हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लोगों पे हमको भरोसा होना चाहिए, हमारी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा। कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, न कोई इंस्टीट्यूशन है, न कोई देश परफेक्ट है। सबके यहाँ अपनी अपनी दिक्कत है। इतने सब वो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अमेरिका में भी काले और गोरे रोज मरते हैं ना, और हमको क्या सिखाओगे तुम? हमारे यहाँ उतना बुरा हाल नहीं है जितना आपके यहाँ है। सो इसलिए प्लीज़ ओवर रिएक्शन बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए, अपने भाइयों पे भरोसा कीजिए। बाहर वाले तो आके रोज ठोकने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, देखिए एक बात और बोल देता हूँ, जैसे आप सुपर पावर बनेंगे, इकोनॉमिक पावर बनेंगे, इंडिया 5 से 3 में जाएगा, रोज ठोकने के लिए लोग आएंगे आपके पास, और तब हमें मजबूत रहना है, एकजुट रहना है। सर फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स, विल टेक क्वेश्चंस ऑफलाइन अभी। सिंघवी साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क बड़े रिमार्केबल थे। आपने कहा जैसे आप मजबूत करेंगे लोग आपको ठोकने आएंगे। हमारे प्रोफेशन का भी यही हाल है, जितना हम स्ट्रांग होते हैं लोग हमें अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं सर, कितना मर्जी बड़ा स्कैम हो, 20,000 करोड़ का स्कैम और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका लेना देना नहीं है, अगर उसको खड़ा करके उस पर डीसी फाइल करो तो दुनिया को लगता है कि जस्टिस हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो रुतबा है कि जैसे कोई उंगली चार्टर्ड अकाउंटेंट पर उठती है उसको अरेस्ट किया जाता है, उस पर जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि जस्टिस हो गया। फ्रॉड को करने वाला परपेट्रेटर इस बात से पूरी तरह से दोषी हो गया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं सर, कितने सारे केसेस हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंडरमाइन करने के लिए किए जाते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट कन्विक्ट होते हैं। सही बात है। सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां पर ये हो गया, यहां ये हो गया। इट इज ओनली हियर से, लेट अस टेक द डाटा ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर अल्टीमेटली कन्विक्टेड। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर
हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम योगदान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। आप इंडिया में देखें, आप इंटरनेशनली देखें, जहां पर भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, उसके लीडर्स, उसके इंटरमीडिएटर्स, वो लोग जो लोगों को इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट की आदत डलवाते हैं एंड मेक देम मल्टी मिलियनर्स आर पीपल हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बस इसी बात से खत्म करते हुए एक बात कहूंगा सर, कि हम बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, दिल में सपना संजोए बैठे, यंग लोग खासतौर पे, कि मैं कैसे अनिल सिंघवी बनूं। तो सर अनिल सिंघवी जी के मुंह से सुनिए कि अगर आप अनिल सिंघवी बनना चाहते हैं तो आप में क्या ट्रेट होनी चाहिए, आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साहब बताएंगे आपको कि अगर आप चाहते हो कि आप सफलताओं की चरम सीमाओं को छुएं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक एरिया में फोकस करके उस एरिया के आइकन बने, स्टार बने, अगर आप इस बात का इल्हाम रखते हैं कि अपने मुस्तकबिल को इतना खूबसूरत बना दें, इतना बेनजीर बना दें कि आने वाली जनरेशन कहे कि यही वो शख्स है जिसको हमें फॉलो करना है, तो क्या करना चाहिए। ओवर टू अनिल जी। अनिल जी सर, आप में से किसी को भी अनिल सिंघवी बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। बनने पाएंगे साहब? इसलिए नहीं कि नहीं बन पाएंगे, अनिल सिंघवी कुछ भी नहीं है। आपको अनिल सिंघवी से बहुत आगे जाना है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, अनिल सिंघवी साथ है। देखिए, मैं आपको कई बार मैं जाता हूँ, लोग बोलते हैं सर आपको देखा है, दो चीज़ें हमेशा जो मिले, सर आपका शो देखने में बड़ा मज़ा आता है। पहला रिएक्शन ये होता है, और दूसरा रिएक्शन ये होता है कि सर आपको देख के बहुत पैसा कमाए या थोड़ा बहुत कमाए। जो मैं आपको उल्टा बोलता हूँ, आप ही अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं। ऊपर वाले ने लिख के भेजा कि आप पैसा कमाएंगे, तो आप कमाएंगे, वो आपकी किस्मत में लिखा है। मैं कौन हूँ आपको कमा के देने वाला? ये मेरा नसीब है कि ऊपर वाले ने मुझे जरिया बनाया, निमित्त बनाया कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ पैसा कमाने। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप नहीं। दूसरी चीज, जब तक आप मुझे देख रहे हैं मैं अनिल सिंघवी हूँ। जिस दिन आप देखना मुझे बंद कर देंगे, मैं कुछ भी हूँ। मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे मैं आपको टीवी सेट के सामने 5 घंटे बिठा दूं और बोलूं कि आपको मुझे देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी एक छोटी सी उंगली में वो ताकत है, चैनल बदला, अनिल सिंघवी नहीं है। इसलिए मुझे किसी चीज़ का न कोई घमंड है, न कोई गुमान है, न कुछ है कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। मैं भी आप ही की तरह हूँ। और इसलिए अगर किसी की इच्छा है भी कि अनिल सिंघवी बनना है, तो इच्छा ये मत रखिए, इच्छा ये रखिए कि अनिल सिंघवी से आगे और उनसे बड़ा मुझे कैसे बनना है। और मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं तो एक वो अमिताभ का था ना, मैं तो कुछ भी नहीं। वो एक बार कभी सुनिएगा आप, आज आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। हमें लगता है हम बहुत टॉप हैं, हम कुछ भी नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में ये लगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा अपने ऊपर देख लीजिए, आपके ऊपर क्या क्या है, कितने लोग हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। देखिए अनिल जी, जिंदगी में जब तक इंसान को लगता है वो कुछ नहीं, तब तक ही कुछ होता है। वो जिस दिन उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो कुछ है, तो वो दिन होता है जब वो कुछ नहीं होता। एक उर्दू में बड़ा उम्दा शेर है कि जो आला शख्स होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। आला समझते हैं नोबल पीपल। जो आला शख्स होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही पानी देती है हमेशा सर नगू होकर। कभी सुराही से पानी पिए, वो झुकती भी और पानी भी देती है। मेरा जिंदगी का बहुत जबरदस्त तजुर्बा है उन लोगों के साथ जो परपेचुअली सक्सेसफुल रहे। वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि वो डाउन टू अर्थ थे। मैंने कहा था ना, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते कहीं नहीं होते। जो आदमी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तरक्की उसकी लौंडी है। और जो इंसान ये समझता है कि मैं कुछ मुकाम पर आ गया, मैं किसी आयाम पर आ गया, वहीं से उसका डाउन ट्रेंड चालू होता है। सो थैंक यू अनिल जी फॉर कमिंग हियर।